सीबीएसई बोर्ड पास आ रहा है, तो ये एक चैप्टर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक शॉर्ट रिवीजन है। ये आप सब पढ़ तो चुके होंगे, बट एक अगर 15-20 मिनट के अंदर आप चाहते हैं कि इसका रिवाइज कर ले तो उनके लिए है ये। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर एनसीईआरटी एग्जाम हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा गया है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मतलब सिंपल नहीं है ये, जिसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है, एक मेटल एटम्स होता है और उसके चारों तरफ कौन होते हैं, नंबर ऑफ आनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे ये एक FeCN6 ठीक है Cl4 है, तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो। तो ये एक कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम आयरन प्रेजेंट है और सराउंड कौन किया है, ये Cn- साइनाइड आयन, तो ये अनायन है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, जैसे अगर इस टाइप के कंपाउंड को आप ध्यान से देखोगे CONH3 6 लेट Cl3, तो यहाँ पे जो अमोनिया इसे सराउंड कर रहा है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इनका काम क्या है, ये अनायन जो है या जो न्यूट्रल कंपाउंड जो दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्या दे रहे हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये आयोनिक ही है। हाँ, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड ही है। बट नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड की हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये सिंपल आयोनिक कंपाउंड है जिसमें जैसे सोडियम प्लस होती है Cl-, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया है और इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कम्प्लेक्स आयन होती है। इसे देख रहे हो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये एक कम्प्लेक्स आयन है, दिस इज ए कम्प्लेक्स आयन। उस कम्प्लेक्स आयन के अंदर फिर एक मेटल एटम है जो अनायन या एक मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होगा। तो ये टोटल एक ही आयन है, लेकिन देख रहे हो कितना बड़ा है। जैसे CONH3 आयन के अंदर ही इतने सारे आपके एटम्स, अनायन कैटायन सब मिल रहे हैं और बाहर एक काउंटर आयन है। तो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मेन जो सेंट्रल कैरेक्टर हम कहेंगे, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसे नहीं चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। और ये पेयर कौन प्रोवाइड करता है, अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक हमारे अमोनिया और वाटर ऐसे होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है बट जरूर आता है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे आपने टाइट्रेशन के टाइम में मोहर सॉल्ट के नाम सुना होगा, वाइवा में भी पूछा होगा जरूर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको लेके आपने टाइट्रेशन किया होगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। और मोहर सॉल्ट को अगर आप आयोनाइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये फेरस सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है और ये आपका हाइड्रेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 6s2 होता है। तो इसे अगर आप आयोनाइज करते हो मतलब वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको Fe2+ ये आयोनाइज हो जाएगा प्लस SO4 मिलेगा, ये भी आपका आयोनाइज हो जाएगा और 2 अमोनियम प्लस मिलेगा और एक सल्फेट आयन मिलेगा। तो टोटल कितने आयन आपको मिल रहे हैं, आपको 5 आयन्स मिल रहे हैं। ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, आयोनाइज करने के मतलब सब आयोनाइज हो गए। बट अगर आप इससे आयोनाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो वो एक ही आयन है जिसके ऊपर चार्ज 4+ है, ये एक आयन है और 4 Cl- आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो ना Fe2+ मिल रहा है ना Cn- मिल रहा है, ये एक ही है, एक ही आयन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हमारे, जैसे कोई चीज हमारे बॉडी के अंदर है, राइट, तो उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही अब ये जो आयन है ना, इसके अंदर ना आयरन का कोई प्रॉपर्टीज है ना कोई Cn- का प्रॉपर्टी है, ये एक कंपाउंड है लेकिन इसके ऊपर चार्ज है, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। तो डबल सॉल्ट होता क्या है, डबल सॉल्ट पूरे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, बट कॉम्प्लेक्स जो होता है कोऑर्डिनेशन है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल आयन तो है नहीं,
तो इसीलिए इनका जो टर्म्स होते हैं लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द टर्म, अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह से इस कंपाउंड को हमने लिया है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब जिसके वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स बना है। इसके अंदर एक सेंट्रल एटम आइदर आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा या न्यूट्रल फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखोगे NiCO4 है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक न्यूट्रल फॉर्म में है, इसके ऊपर नो चार्ज, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम जैसे रहता है। और यहाँ पे अगर बाद में हम देखेंगे ये एक आयोनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो और मोस्टली ये ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए होता है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल ही दे सकते हैं। फिर इससे क्या कहते हैं, जो आनायन या जो आपके एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को प्रोवाइड करते हैं, डोनेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, लिगैंड्स कहा जाता है, लिगैंड्स। अब इस जो एंटिटी है इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन जब चार्ज नहीं होगा तो ओनली कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलेंगे। इनके ज्योमेट्री डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने लिगैंड्स के साथ ज्वाइन है। जैसे यहाँ पे 6 के साथ है तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, 4 के साथ है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लैनर होगा, तो इसीलिए उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहा जाता है डिपेंडिंग अपॉन 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसे क्या कहेंगे, काउंटर आयन। जैसे यहाँ पे क्लोराइड है तो इसे कहेंगे हम काउंटर आयन, ठीक है। ये हो गए टर्म्स। अब नेमिंग करने से पहले हमें समझना पड़ेगा लिगैंड्स कितने टाइप के होते हैं। अब लिगैंड्स का तो मेन काम क्या है, लिगैंड्स का मेन काम है सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करना, ठीक है। वो प्रोवाइड करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को। बट लिगैंड्स में आपके 2 काइंड होते हैं डिपेंडिंग अपन क्या चार्ज है। अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Cl-, F-, OH-, Cn-, C2O4 2- ऑक्सैलेट आयन, तो इनको हम आनायन कहेंगे, जैसे नॉर्मली कहते हैं। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमारा वाटर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, या अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो भी आपके लिगैंड्स हो सकते हैं। दे आर न्यूट्रल लिगैंड्स और ये नेगेटिव लिगैंड्स। नेक्स्ट आते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड्स। डेंटिसिटी क्या होती है कि एक लिगैंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे, कुछ होते हैं जो ज्यादातर क्या होते हैं, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहा जाता है, जो एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो जैसे Cl-, Br-, F-, ये सब जितने भी हैं ये सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है यूनिडेंटेट। सिमिलरली अगर आप इससे ध्यान से देखोगे, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमाइन। इतना बड़ा नाम लेने से बेटर है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके EN लिख देते हैं। तो इसमें 2 नाइट्रोजन दोनों साइड से, तो ए नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर ऑफ दे रहा है और ये वाला नाइट्रोजन भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइडेंटेट। सिमिलरली अगर ऑक्सैलेट आयन की मैं बात करूं, CO-, ये भी आपका ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो भी डाइडेंटेट है। व्हाट इज पॉलीडेंटेट, जैसे कि एग्जांपल देखो, आप सोचोगे ये कितना बड़ा एक ये अनायन ही है बेटा, और इसका नाम है एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA सिंपल फॉर्म में कहा जाता है। इसमें देखो नाइट्रोजन भी दे रहा है, और ये जितने, दैट मीन्स ये 1 2 इधर 3 4 5 6 देते हैं, तो इसलिए पॉलीडेंटेट है। मतलब अगर ये एक ही लिगैंड्स हमारा हेक्साडेंटेट कहा जाता है, 6 दे रहा है, एक ही आपका मान लो कोबाल्ट के साथ लग जाए या आयरन के साथ लग जाए, और किसी लिगैंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते थे, पॉलीडेंटेट। नेक्स्ट आएंगे कि समझने के लिए कि व्हाट इज चिलेशन और चिलेट लिगैंड कब चिलेट करता है, या चिलेशन इफेक्ट क्या होता है। जब कोई डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड 2 या उसके पास ज्यादा डोनर एटम जैसे होते हैं और वो बॉन्डिंग बनाते हैं मेटल के साथ, उसको हम चिलेशन कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के से हम FeCN6 लिख रहे थे, ठीक है, दैट इसका मतलब क्या होता है। अब इसके ऊपर चार्ज लेट मैं +2 लिख रही हूँ, इसके बाहर आप
+4 ऐसे होगा, ठीक है। अब मान के चलो ये जो आयरन है ये 6 है, इसको 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक साइनाइड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 हमें ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। बट अगर मैं ईएन को इथेन 1,2 डाइअमाइन मॉलिक्यूल्स लेती हूँ, ओनली 3 चाहिए क्योंकि एक ईएन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देख रहे हो, ये भी देगा इसको और ये भी देगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो कैसे दिखेगा आपको, FeEN3, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, मतलब डाइडेंटेट है, जैसे कहा EDTA है, उसके लिए तो एक ही चाहिए है ना, एक ही EDTA लगा दो, तो ये बन गया, क्योंकि ये ही 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पॉसिबल है नहीं, है अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऐसे बन रहा है डबल, है ना, मतलब मैं मान के चलो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो जो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होते हैं भर भर के देते हैं, लेफ्ट हैंड से दे रहे हैं, राइट हैंड से दे रहे हैं, मतलब 2 नाइट्रोजन है एक्सेट्रा दे रहे हैं, तो इसीलिए उनको कहा जाता है चिलेशन इफेक्ट। और चिलेशन की वजह से क्या होता है, जिसमें जितना चिलेशन होती है वो उतना ज़्यादा हमारा स्टेबल होता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको क्या लगता है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चिलेशन आ रहा है और जो CN वाला पार्ट है उसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट व्हाट इज एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट क्या होता है कि ये यूनिडेंटेट ही होते हैं, बट इनके पास 2 डोनर है, 2 डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं देंगे, मतलब दोनों नहीं देंगे, कभी ये देता है कभी वो देता है। दैट मीन जैसे अगर हम NO2 माइनस को देखेंगे, कभी कभी किसी मेटल में जो बॉन्डिंग बनेगा तो ये नाइट्रोजन देता होगा, और किसी दूसरे मेटल के लिए हो सकता है कि ऑक्सीजन दे रहा है, नाइट्रोजन नहीं दे रहा है, ठीक है, किसी एक ही टाइम में एक ही एटम देगा। तो इन सबको क्या कहा जाता है, एम्बिडेंटेड न्यू लिगेंड्स, लेकिन वो होते हैं सारे यूनिडेंटेड। अब वो सबसे सिंपल है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ ज्वाइन है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे 6 CN माइनस ज्वाइन है, तो ऑब्वियसली कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और यहाँ पे 4 CO ज्वाइन है कार्बोनिल, तो इसको हम कहेंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आपको लगेगा 3 है, 3 लिगेंड से नहीं, 3 लिगेंड्स तो है, लेकिन जो EN है वो डाइडेंटेट है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना मानेंगे हम इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हिच इज मोर स्टेबल, लेट दिस कंपाउंड नेम इज A एंड दिस इज B। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऑब्वियसली भूल गए होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कोई चार्ज नहीं होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन कि कितनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और जिसके साथ शेयर हो रहा है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है कम है। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कैलकुलेशन में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे आयरन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले हम काउंटर आयन का निकालेंगे। अब जैसे ये Cl है, Cl माइनस है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 4 माइनस। हमेशा एक ध्यान देना बेटा, जो चार्ज होती है उसको 4 माइनस लिखा जाता है। अगर वही चीज मैं ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से लिखूंगी तो -4 लिखूंगी, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया 4 माइनस। अब जो है तो इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज कितना है, 4 प्लस, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। CN जो होता है लिगेंड्स, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका मतलब है -6, क्योंकि एक CN का कितना होता है, -1, तो -6। तो एक सेंट्रल मेटल एटम Fe का कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें अब ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ ये चाहिए। ये किस लिए चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है कम्प्लेक्स आयन के ऊपर, उसे निकालने के लिए। अब लेट ये X है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, प्लस अब कितने हैं, 6 है, हर एक का कितना है, -1, इज इक्वल टू कितने टोटल चार्ज है इसके ऊपर, +4, ठीक है। तो x - 6 इज इक्वल टू +4, तो x कितना हो गया, x हो गया हमारा +2, ठीक है।
तो यहीं पे हो गया +2। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? आयरन हो गया +2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं CONH3CX ठीक है, अब इसके ऊपर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हुआ? -3। वेरी गुड। अभी मैं भी गलती कर रही हूँ, एक्चुअली -3 नहीं, 3-। अब ये हो गया 3+। ये न्यूट्रल लिगांड है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब 6 रहे 5 रहे, न्यूट्रल मतलब 0 तो है 0। अब कोबाल्ट ऑटोमेटिकली कितना हुआ, क्योंकि इसका टोटल चार्ज 3+ है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो +3। अब देखो मैं चार्ज लिख रही हूँ 3+, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख रही हूँ? +3 के हिसाब से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत सिंपल है, काउंटर आयन से निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक आप कोबाल्ट का निकाल के मुझे बता सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, जिस मेथड से जैसे समझाया उसको देख के आप ट्राई करो इसे करने की। नेक्स्ट है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। ये भी बहुत सिंपल फंडा है। अब अगर आप देखोगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है सिमिलर टाइप ऑफ लिगांड से, जैसे ओनली CN- से जॉइन है, ठीक है, तो इसको हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे ओनली अमोनिया के साथ जॉइन है तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पे देखो अमोनिया एंड क्लोराइड 2 टाइप के लिगांड्स हो गए, 2, 3, 4 कुछ भी, एक से ज्यादा हो गया तो इसको हम कहेंगे हेटेरोलिप्टिक। मतलब कितने टाइप के लिगांड्स के साथ जॉइन है। अगर सिंगल टाइप के हैं तो होमो है, एक से ज्यादा है जैसे यहाँ पे अमोनिया एंड वाटर है, तो ये भी हो गया हमारा हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमो हेटेरो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कितने टाइप के शेप हो सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसे अगर एक शेप देने की कोशिश करती हूँ, 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, तो इसका शेप हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। कोऑर्डिनेशन और सिम्स जहां पे भी है ऑक्टाहेड्रल होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट इसके शेप को हम क्या मानेंगे? दिस इज योर स्क्वायर प्लानर एंड दिस इज योर, ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है हमारा, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन 4 में भी 2 टाइप के शेप है। और कैसे पता चलेगा कौन टेट्राहेड्रल कौन सा है? ये आपको VBT एंड CFT की तरह पता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे और VBT को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर